हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो ये हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक मॉडल के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे परमाणु मॉडल के बारे में। और इस मॉडल के अंदर मैंने आपको थॉमसन का परमाणु मॉडल बता दिया और मैंने आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जो भी बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसके अलावा मैंने आपको एडवांस कॉन्सेप्ट बताया था कि आप ट्रेजेक्टरी एंगल कैसे निकालोगे और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी डोका की वैल्यू आप किस प्रकार निकालोगे, और वो डोका की वैल्यू और जो ट्रेजेक्टरी एंगल था उसकी वैल्यू किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो बातें भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। एक बात फिर कह देता हूँ, अगर किसी विद्यार्थी को अगर उस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे अभी शेयर कर सकता है भाई। बाद में आपको 20-30 लेक्चर देखने के बाद में आप मुझसे प्रॉब्लम पूछोगे तो ना तो आपको समझ में आएगी ना आप उसे सीख पाओगे। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि आप ये मान के चलो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है आपस में इंटर रिलेटेड है। यानी अगर आपको एक टॉपिक नहीं आता तो आगे वाले टॉपिक को पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा भाई। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो बिना बात किए हम अपने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको लेक्चर समझाए हैं रदरफोर्ड के बारे में वो है उसके एक्सपेरिमेंट, वो उसके क्या है प्रयोग, कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या क्या बातें कही, उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या चीज ऑब्जर्व की। यानी उसने जब वो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उससे कौन कौन सी बातें एटम के बारे में पता लगी, वो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने बताया था आपको कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे से एंगल पर घूम जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पर घूमकर वापस आ जाते हैं। कितना एंगल होगा, क्या होगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, वो बातें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी थी। आप जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। यानी हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कि रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उस मॉडल में कौन कौन सी बातें कही थी। जैसे हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि परमाणु एक गोला होता है, इस गोले में धनावेश सम्मित रूप से वितरित होता है और ऋणावेश कुछ कुछ स्थानों पर उपस्थित होता है। ये मॉडल किसका था? थॉमसन का। तो अब जो रदरफोर्ड है वो अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपने मॉडल के लिए कुछ पॉइंट बताएगा और वो पॉइंट आपको याद होने चाहिए। किसके बारे में? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको यहीं पे छोड़ दिया था कि हम इसकी बात अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारे पास किसका होगा? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। यानी रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अपने मॉडल में कौन कौन सी बातें कही, वो बातें मैं आपको इस मॉडल में बताने वाला हूं। तो पहली बात, सबसे पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट किसके बारे में? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। सबसे छोटी बात क्या होगी? रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल किसके आधार पर दिया था भाई? कौन से प्रयोग के आधार पर दिया था? हम कहेंगे रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया था। पहली बात तो क्या होगी रदरफोर्ड के मॉडल में कि यह मॉडल कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राफ से। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया। पहली बात तो क्या होगी? सिंपल बात है ये बात तो हम भी जानते हैं, आधार पर दिया। पहली बात क्या होगी कि रदरफोर्ड ने जो अपना ये एटॉमिक मॉडल था, रदरफोर्ड ने अपना ये जो एटॉमिक मॉडल था वो किसके आधार पर दिया था भाई? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। किस पर आधार पर दिया था? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया था। यानी उसने अपने प्रयोग में जो निष्कर्ष निकाले उन निष्कर्षों के आधार पर उसने रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो पहली बात क्या होगी? यह मॉडल रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। पहला पॉइंट ध्यान सुन लीजिए कि रदरफोर्ड ने यह जो मॉडल था वो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। ये तो सिंपल बात हो गई। ये बात तो हम भी जानते थे कि रदरफोर्ड जो अपना एटॉमिक मॉडल देगा वो किसके आधार पर देगा भाई? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, या आप कह सकते हो
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। इस आधार पर उसने क्या दिया, अपना मॉडल दिया। अभी तो इंपॉर्टेंट बात नहीं, अब बात आई सेकंड वाली। सेकंड वाली बात इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाली बात क्या, मैं कहूंगा जितने भी पॉइंट इसके आने वाले हैं वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन पॉइंटों से काफी अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी से और बोर्ड एग्जाम में या मैं कहूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। बात समझ आ रही है। तो पहला पॉइंट क्या था कि रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। दूसरी बात क्या होगी, सुनो। दूसरी बात क्या थी, आपको पता है रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम जो है उसका 99% एटम खाली है, 99% परमाणु का भाग खाली होता है, उसका जो पूरा का पूरा मास है उसके सेंटर में है, जिसे उसने बोला था न्यूक्लियस। उसे से क्या बोला था, न्यूक्लियस। अब देखो उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताई कि यह जो मॉडल था रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, थोड़ा रफ कर देता हूं इसको, क्योंकि हमको जगह चाहिए, थोड़ी सी हमको थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने पहला पॉइंट समझा दिया आपको। सेकंड पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट समझ आ गया आपको कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर इस मॉडल को दिया था। किस मॉडल को, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को। अब सुनो सेकंड बात, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि आपके पास परमाणु ये है, आपके पास एटम ये है जो पूरा खाली है, उसका पूरे का जो मास है उसके सेंटर में है, उसका जो मास है उसके सेंटर में है, जिसे उसने क्या बोला था, न्यूक्लियस। ध्यान रखना, न्यूक्लियस वर्ड किसने कहा था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी, न्यूक्लियस के बारे में, इसलिए इसके मॉडल को न्यूक्लियस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बात सुनो ध्यान से, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि 99% जो एटम है वो खाली है, उसके पूरे का पूरा जो मास है वो इसके सेंटर में है, जिसे उसने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस। क्या बोल दिया उसने, न्यूक्लियस। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास फुटबॉल मैच का ग्राउंड है तो उस फुटबॉल मैच के ग्राउंड में आप सेंटर में जाके एक बॉल रख दो तो बॉल तो होगी न्यूक्लियस, और वो जो पूरा ग्राउंड होगा वो ग्राउंड क्या कहलाएगा, आपका परमाणु। बात समझ आ रही है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि 99% एटम तो खाली होता है और इस एटम का जो पूरे का पूरा मास है इसके सेंटर में है, जिसे उसने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। बात समझ आ रही है। अब सुनो, उसने कहा परमाणु में, किसने कहा ये बात किसके अकॉर्डिंग है भाई, ये बात है भाई रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु में दो प्रकार के भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। कौन कौन से, देखो उसने कहा इसके अंदर दो तरह के भाग होंगे। एक भाग तो होगा ये वाला, कौन से वाला, ये सेंटर वाला। इस भाग को कहा उसने न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोला से, उसने बोल दिया इसे न्यूक्लियर पार्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको नाभिकीय भाग। कौन सा भाग, नाभिकीय भाग। सुनो बात ध्यान से, उसने कहा जो आपके पास परमाणु होगा उस परमाणु में दो प्रकार के भाग होंगे। एक भाग तो कौन सा होगा, न्यूक्लियर पार्ट, जिसे इसने क्या बोला, इसने बोला इसे न्यूक्लियस। क्या बोला इसे, न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियर पार्ट इसे क्या बोलेगा, वो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस ना। उसने कहा परमाणु दो प्रकार के भाग होते हैं, एक भाग तो होता है न्यूक्लियर पार्ट। कौन सा भाग होता है, न्यूक्लियर पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है वो पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे परमाणु का बताओ भार रखता है कि नहीं रहता, यानी इस पूरे के पूरे परमाणु का भार किस में होता है, इस न्यूक्लियस में। तो मैं कहूंगा होल मास कंटेन, होल मास कंटेन, यानी ये जो न्यूक्लियस है वो पूरे के पूरे एटम का क्या रखता है, भार। मैं कहूंगा संपूर्ण एटम का, हिंदी में क्या बोलेंगे, संपूर्ण परमाणु का भार संग्रहित होता है। क्या होता है, संग्रहित। यानी इस न्यूक्लियस में पूरे के पूरे परमाणु का भार क्या होता है, संग्रहित। यानी अगर आपसे पूछ ले कि बताओ एटम, रदरफोर्ड के अनुसार, अगर आपसे पूछ ले रदरफोर्ड के अनुसार एटम का पूरे के पूरा जो मास होता है वो किस भाग में होता है, तो आप कहोगे कौन से भाग में होता है जी, वो होता है न्यूक्लियर पार्ट में। इंपॉर्टेंट बातें सुनो ध्यान से, ये रदरफोर्ड मॉडल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का जो पूरा का पूरा जो भार है, जो मास है, वो किस भाग में होता है, न्यूक्लियर पार्ट में, जिसे उसने क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस। लिख दिया ना मैं यहाँ पे, होल मास कंटेन, यानी पूरे के पूरे एटम का जो मास होगा वो किस में होगा, इस न्यूक्लियस में। अब सुनो, ये दो पॉइंट हो गए, ये न्यूक्लियर पार्ट है, इसे क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया, पूरे के पूरे एटम का मास रखेगा। फोर्थ बात क्या होगी, अगली बात क्या होगी, इस न्यूक्लियस पर या इस न्यूक्लियर पार्ट पर, इस न्यूक्लियर पार्ट पर बताओ कौन सा चार्ज होगा, इस नाभिकीय भाग पर बताओ कौन सा आवेश होगा। भाई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है। तो मैं कहूंगा इस न्यूक्लियर पार्ट में, भाई न्यूक्लियस में यही तो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मैं कहूंगा इस न्यूक्लियर पार्ट में बताओ पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहूंगा न्यूक्लियर चार्ज कौन सा, ये न्यूक्लियर जो पार्ट है उस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। मैं कहूंगा इस पर होगा धनावेश। क्या होगा, धनावेश। बात समझ आ रही है आपको। तो आपसे कोई पूछ ले कि रदरफोर्ड के अनुसार,
रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियर पार्ट पर कौन सा आवेश होता है? तो आप कहोगे कौन सा आवेश होता है भाई? पॉजिटिव, यानी मैं कहूंगा धनावेश। कौन सा आवेश होता है? धनावेश। क्यों होगा धनावेश? इसके पास प्रोटॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन है, और हम जानते हैं न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है और प्रोटॉन पर आवेश प्लस होता है। तो मैं कहूंगा न्यूक्लियस पर आवेश कैसा होगा भाई? पॉजिटिव। कौन सा होगा? पॉजिटिव। ये चार बातें किसके लिए? ये चार बातें इस पार्ट के लिए। किस पार्ट के लिए? न्यूक्लियर पार्ट के लिए। ध्यान से देख लो आप कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में इस न्यूक्लियर पार्ट के लिए ये चार बातें कही। उम्मीद करता हूं आपको चारों बातें समझ में आ गई होंगी। उसने कहा इस पूरे एटम के अंदर दो प्रकार के भाग होंगे। एक भाग कहलाएगा सेंटर वाला न्यूक्लियर पार्ट, जिसे बोलते हैं नाभिकीय भाग। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस है, इस पूरे के पूरे परमाणु का भार रखता है, यानी होल मास कंटेन करेगा। इसके अलावा एक बात क्या कही उसने? इस न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा जी? इस न्यूक्लियस पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा चार्ज? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन होता है, इसके पास न्यूट्रॉन होता है, और हम जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। तो मैं कहूंगा इस न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ गई आपको? बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से बात। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब सुनो, आप कहोगे सर इस पार्ट को तो न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, तो ये जो बच गया, ये जो रिमेनिंग बच रहा है, ये कौन सा है? ये 99 वाला है ना भाई। उसने कहा था ना मुझे कि 99% जो एटम है वो हमारा खाली होता है। तो कहोगे आप सर ये जो भाग बच गया, इस भाग का नाम क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि आपके परमाणु में दो भाग होते हैं। एक भाग तो कौन सा होता है? न्यूक्लियर पार्ट। और ये जो बच गया ना खाली वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी मैं कहूंगा इसका एक्स्ट्रा पार्ट, ये क्या हुआ? आधिक्य वाला जो भाग हो गया, उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। भाई ये न्यूक्लियर पार्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन होंगे? इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में भाई कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यहां पर है। तो अगर एटम उदासीन है तो बताओ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं कहूंगा ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ये क्या रखेगा? कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या रखेगा? ये कंटेन इलेक्ट्रॉन। यानी मैं कहूंगा ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भाग है वो इलेक्ट्रॉन रखता है। क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन रखता है। क्या रखता है भाई ये तो रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन। क्या रखता है? इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन रखता है, तो बताओ इस पे चार्ज नेगेटिव आएगा कि नहीं होगा? इस पे चार्ज क्या आएगा जी? नेगेटिव। क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में चार्ज क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है? इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने आपसे कहा कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के पास दो भाग होते हैं। एक भाग तो होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी आधिक्य वाला भाग तो होगा एक्स्ट्रा, और जो बच गया वो होगा अपने पास न्यूक्लियर पार्ट। उसने कहा इस न्यूक्लियर पार्ट को क्या कहा उसने? न्यूक्लियस। क्या बोला उसने? न्यूक्लियस। क्यों बोला? सेंटर वाला पार्ट था, न्यूक्लियस बोल दिया। उसने कहा इस न्यूक्लियस में इस पूरे के पूरे एटम का मास होगा, और ये बात तो हमको पता थी, इसलिए कह दिया होल मास कंटेन। यानी पूरे के पूरे एटम का मास किस भाग में होता है? न्यूक्लियर पार्ट में। किस में होता है? नाभिकीय भाग में। बात समझ आ रही है? फिर उसने कहा इस न्यूक्लियस पार्ट पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन है, और हम जानते हैं प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, इसलिए इसके चार्ज क्या होगा भाई? प्लस चार्ज। फिर उसने कहा ये जो 99% जो भाग खाली है, इस भाग को क्या बोलोगे? इसे बोलोगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहां पर है, तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, तो मैं कहूंगा इसके पास चार्ज नेगेटिव होगा नहीं होगा? बताओ इसके अंदर क्या मास हो सकता है? क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में मास हो सकता है क्या? मैं कहूंगा मास तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, और हम इलेक्ट्रॉन का मास क्या मान के चलते हैं? नेग्लिजिबल, या मान के चलते 0। कितना मान के चलते? 0। तो मैं कहूंगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मास कंटेन नहीं करेगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इस बात को पूछा हुआ है कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार मास कंटेन कौन सा भाग करता है? न्यूक्लियर पार्ट या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट? तो आप कहोगे कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो मास रखता है उस भाग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पार्ट। और जो मास नहीं रखता है उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बात समझ आ रही है आपको? बात क्लियर है? अब सुनो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर रदरफोर्ड मॉडल की अगर आप बात कर रहे हो, तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार वॉल्यूम के लिए यानी आयतन के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होगा? अगर मुझे इस एटम का आयतन चाहिए, मुझे इस एटम का वॉल्यूम चाहिए, तो वो न्यूक्लियर पार्ट देगा हमें या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट देगा? तो आपको पता है, मैंने आपको कहा था अगर आपके पास फुटबॉल मैच का ग्राउंड है
और फुटबॉल मैच के ग्राउंड में अगर आप सेंटर में जाके एक बॉल रख रहे हो तो बॉल क्या कहलाएगी, न्यूक्लियस कहलाएगी। मैं कहूँगा न्यूक्लियस का साइज तो काफी छोटा हो गया, न्यूक्लियस का साइज तो काफी छोटा हो गया। अगर न्यूक्लियस का साइज काफी छोटा हो गया तो मैं कहूँगा न्यूक्लियर पार्ट का साइज भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ही तो क्या है, न्यूक्लियर पार्ट, और साइज ही छोटा हो गया। तो बताओ क्या न्यूक्लियर पार्ट वॉल्यूम के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? क्या आप न्यूक्लियर पार्ट से आयतन निकाल सकते हो? क्या होगा आयतन, लेकिन क्या होगा, कम होगा। तो मैं कहूंगा वॉल्यूम के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई, आयतन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कौन होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो मैं कहूंगा मास के लिए, मास तो ये रखेगा और वॉल्यूम कौन रखेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो मैं कहूंगा ये क्या रखता है, कंटेन वॉल्यूम। क्या करता है ये, कंटेन वॉल्यूम। या मैं कहूंगा रेस्पॉन्सिबल होता है वॉल्यूम के लिए, यानी मैं कहूंगा आयतन के लिए जिम्मेदार। किसके लिए जिम्मेदार, आयतन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, आयतन के लिए जिम्मेदार होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश में क्या लिखोगे, रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये आयतन के लिए जिम्मेदार। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये मास के लिए जिम्मेदार होता है। बात समझो ध्यान से आप। ये सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि सेकंड पॉइंट रदरफोर्ड मॉडल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई। इस पॉइंट से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं जो आपको क्लियर हो रहे होंगे कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, थोड़ा मैं माइक सही कर लेता हूं, कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार, ये 99% भाई ध्यान रखना, रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार किसी भी परमाणु में दो प्रकार के भाग होते हैं। एक भाग होता है न्यूक्लियर पार्ट, क्या होता है, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में नाभिकीय भाग। इस नाभिकीय भाग को क्या बोल दिया उसने, न्यूक्लियस। क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे के पूरे एटम का मास रखेगा, होल मास कंटेंट लिख दिया मैंने, यानी बाहर के लिए जिम्मेदार होगा कौन, न्यूक्लियर पार्ट। उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा पता लग गया आपको, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, और हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है। तो हम कहेंगे न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो, बच गया जो भाग, क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। किसके लिए क्या रखेगा ये, कंटेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रखेगा तो मास तो 0 होगा यहाँ पर, और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा ये, वॉल्यूम के लिए। क्लियर बात है। ये कितना होगा, ये 99% भाग तो यही होगा भाई, 99% भाग तो कौन सा होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और जो रिमेनिंग बच गया वो कौन सा होगा हमारे पास, न्यूक्लियर पार्ट। तो ये सेकंड पॉइंट था, किसके बारे में, ये सेकंड पॉइंट था भाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको सेकंड पॉइंट तरीके समझ में आ गया होगा। आप एक बात मान के चलो, हमको रटने से, पैराग्राफ बढ़ाने से मतलब नहीं है, हमको एक लाइन में टॉपिक को समझाना है और हमको टॉपिक को समझना भी है। तो आप थ्योरी ना लिख के अगर आप ऐसे समझोगे चीजों को तो आपको याद भी होगा और आप समझने में इंटरेस्ट भी डेवलप करोगे। बात समझ आ रही है, यानी कि लिखने एक एक लाइन बना के लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप डायग्राम से चीजों को समझोगे तो आपको बातें पूरी क्लियर और अच्छी तरह समझ में आएंगी, जिससे आप एनसीईआरटी लेवल के और कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चन है उनको इजीली सोल्व कर सकते हो भाई। क्लियर बात है, समझ में आई। तो मैं कहूँगा एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक हमारे पास कौन सा होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये हो गया अपने पास सेकंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट। क्लियर है सबको, ध्यान से देख लो आप, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप, आपको सेकंड पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। पूछ लिया जाए कि आयतन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मास के लिए जिम्मेदार कौन होता है, न्यूक्लियर पार्ट। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, न्यूक्लियर पार्ट। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की। इसको रफ कर देता हूं। अब बात कर रहा हूं मैं इसके आगे वाले पॉइंट की कि तीसरा पॉइंट क्या होगा। सुनो, तीसरा पॉइंट रदरफोर्ड ने क्या कहा। हाँ, एक बात तो सुनो, मैंने अभी आप कहा था आपसे कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, इसलिए जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस मॉडल। इसे क्या बोलते हैं, इसे न्यूक्लियस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको, इसे न्यूक्लियस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया था, इसलिए रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसे न्यूक्लियस मॉडल भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से। रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, सुनो बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड ने कहा जो न्यूक्लियस है, मतलब जो न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट ही तो न्यूक्लियस होता है भाई। उसने कहा न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन मिलकर बना हुआ है। वो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस मिलकर बना हुआ है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। क्या इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियस में पूरे के पूरे परमाणु का भार होता है।
अगर पूरे के पूरे परमाणु का भार इस न्यूक्लियस में होगा तो हम जानते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, कहां पर होंगे, ये होंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। कौन कौन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसने कहा इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बात हमको पता है। फिर नई बात क्या है सर इस पॉइंट में नई बात क्या है, सुनो। उसने कहा इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से इनको एक साथ इनके नाम से जानते हैं, न्यूक्लियन के नाम से। किस नाम जानते हैं इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं इन्हें, हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। सुनो बात ध्यान से। रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, इस न्यूक्लियस पार्ट में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको आप मैं कहूंगा इकट्ठे रूप से, इन्हें आप इकट्ठे रूप से क्या बोल सकते हो, इन्हें बोल सकते हो न्यूक्लियन। क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ध्यान रखना, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। जो क्या करते हैं, जो पूरे एटम का क्या रखेंगे, मास। समझ आई बात। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें आप सम्मिलित रूप से क्या कहोगे, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियन क्या है, तो न्यूक्लियन क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। बात समझ आ रही है आपको। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे दिखाते हैं कैपिटल ए से। किसे दिखाते हैं, और कैपिटल ए क्या होता है, मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। पूरे के पूरे एटम का मास इसमें तो होगा भाई एटम का मास किससे होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों से। और हम इलेक्ट्रॉन का मास 0 मान के चलते हैं, तो मास किसका होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। तो मैं कहूंगा जो ए होगा, बताओ मास नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसने क्या कहा कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं जी, उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव रूप से न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। दिख रहा है, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियन। इसे किससे लिखते हैं, इसे दिखाते हैं कैपिटल ए से। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर। देखो आप ध्यान से, ये आपका है तीसरा पॉइंट। समझ आ गया तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है रदरफोर्ड के बारे में, कि रदरफोर्ड के अनुसार न्यूक्लियस में 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, जिनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं जी, न्यूक्लियन। जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से, या उसे लिखते हैं मास नंबर। बात क्लियर है। ये हो गए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल था वो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर दिया था। दूसरा पॉइंट क्या था, उसने कहा एटम के अंदर 2 प्रकार के भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसने कहा न्यूक्लियर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, पूरे के पूरे एटम का मास रखेगा, उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उस पर चार्ज नेगेटिव होता है, और वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, आयतन के लिए जिम्मेदार होता है। बात क्लियर थी। फिर तीसरे पॉइंट में उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे, एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन, जिनको हम कलेक्टिव रूप से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। ये बात किसने कही थी, यानी न्यूक्लियन वर्ड का यूज किसने किया था जी, रदरफोर्ड ने किया था। ये हो गए 3 पॉइंट। अभी तक और पॉइंट बचने हैं, वो डिस्कस करेंगे हम इससे आगे वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।